वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द न्यूरोलॉजी फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमएलई बुक। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है फार्माकोलॉजी का, उसको हम फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। उसमें से ऑलरेडी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मैंने अलग से फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हुई है, और इसके अलावा जनरल एंड लोकल जो एनेस्थेटिक्स होते हैं वो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है वीडियोस। रिमेनिंग जो जितने भी ड्रग्स हैं उनको हम फार्माकोलॉजी सेक्शन में ही इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमारा न्यूरोलॉजी का जो पोर्शन है वो ये लास्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो फ्रेडरिश एटेक्सिया के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने इसको थोड़ा सा देखा था, तो वहाँ पर हमने इसके एमसीक्यूज़ भी आई थिंक डिस्कस किए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि फ्रेडरिश एटेक्सिया बेसिकली होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि हमारे पास एक बच्चा है 10 साल का, और वो इस तरह से वॉक कर रहा है जैसे उसने नशा किया हुआ है। तो ये मसल डिज़ीज़ नहीं है, ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेशन डिज़ीज़ के अंदर ही आता है। इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनका अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या होता है कि उसको जो पावर स्टेशन है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अलावा आयरन मैनेजर जो होता है ना, वो होता है फ्रैट्रैक्सिन। फ्रैट्रैक्सिन जो होता है ना, ये यहाँ पर डिसअपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो फैक्ट्री है ये फेल हो जाती है। बेसिकली क्या है, इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, जिसमें क्या होते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होते हैं। जैसे आपको पता है हंटिंगटन डिजीज़ में भी रिपीट्स होते हैं। ट्राइन्यूक्लियोटाइड मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वो रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे GAA GAA GAA, गोनासिन एडेनिन एडेनिन, गोनासिन एडेनिन एडेनिन। तो ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स जो हैं रिपीट होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फ्राटेक्सिन चीज़ होती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसने आयरन को मैनेज करना होता है। और जब ये फ्राटेक्सिन डेफिशिएंसी होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, अब कौन से ट्रैक्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, कौन से ट्रैक्स यहाँ पर अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज़ एंटीरियर व्यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर क्या है कि बायलेटरल दोनों साइड्स पर डीजेनरेशन होती है। कहाँ पर, पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो वहाँ पर हमारे डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम भी है, जो कि वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेस लेके जा रहा है। तो ये सेंसेस भी इफ़ेक्ट होंगी। पॉजिटिव रोमबर्ग साइन आएगा क्योंकि पेशेंट अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। डोर्सल कॉलम डैमेज हो गया। इसके अलावा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ये भी डैमेज हो जाता है बायलेटरली जब लीयंस होती हैं। तो क्या है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के इफेक्ट होने की वजह से अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आने लग जाते हैं, स्पैस्टिसिटी होने लग जाती है, और जो होते हैं ना रिफ्लेक्सेस, वो उनके रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स। फिर आता है स्पाइनोसेरिबेल ट्रैक्ट, ये भी इफेक्ट होता है। और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट का हमें ऑलरेडी पता है कि ये सेरिबेलम के अंदर बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक जा रहा होता है, और इसमें हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन करनी होती है। तो यहाँ पर क्या है, जब सेरिबेलम ख़राब हो जाता है ये वाला ट्रैक्ट, तो सेरिबेलम को बैलेंस इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से पेशेंट को एटेक्सिया और फ्रीक्वेंट फॉल्स की हिस्ट्री होती है और स्ट्रैगरिंग गेट होती है। तो ये बच्चा जो था, जो 10 साल का था, इसको इसलिए ड्रंकन गेट था क्योंकि उसके स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हुए थे, और वो अपना बैलेंस उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट आता है डोर्सल रूट गैंग्लिया। ये अगर इफ़ेक्ट होता है तो जो रिफ्लेक्स आर्क होती है वो ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाती हैं, स्पेशली इन लेग्स। ये होता है ना कि जब हम हैमर के साथ स्ट्राइक करते हैं अपने किसी भी टेंडन को, फॉर एग्जांपल एंकल पे हम पीछे जो आर्टिलिस टेंडन होता है उसको हैमर के साथ स्ट्राइक करते हैं, और वो रिफ्लेक्स जाती है डोर्सल रूट गैंग्लियन में, और वहाँ से रिफ्लेक्स वापस आती है और हमारे जो वहाँ पर मसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्ट करवाती है, गैस्ट्रोकिनेमियस सोलियस, जो कि बैक ऑफ द लेग के मसल्स हैं। और हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्स आर्क ठीक है, लेकिन जब ये वाला डोर्सल रूट गैंग्लिया इफेक्ट होता है तो वो रिफ्लेक्स आर्क ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो स्पेशली इन लेग्स डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वो एब्सेंट हो जाती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें अपर न्यूरॉन ट्रैक्ट की डिजेनरेशन की वजह से स्पैस्टिसिटी हो रही है, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि अपर मोटर न्यूरॉन लियंस में तो ये होता था ना कि रिफ्लेक्सेस ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि डोर्सल रूट गैंग्लिया भी डिजेनरेट हो रहा है तो साथ में रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा कौन से सिस्टमिक फीचर्स आते हैं इन लोगों के अंदर, फ्रेडरिश एटेक्सिया के पेशेंट्स में, कि उनके फीट जो हैं वो किस तरह के हो जाते हैं, हैमर टोज हो जाते हैं और पेस केवस हो जाता है। स्पाइन काइफोस्कोलियोसिस में जाता है। हार्ट में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है।
और पैंक्रियाज में डायबिटीज़ हो जाती है। सो रिमेंबर दिस बाय द फ्रेंड निमोनिक। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंट फॉल्स विच इज़ एटेक्सिया, रोमबर्ग पॉजिटिव साइन, ए आर्च्ड फीट, पेस्ट केवस, टोज हैमर्ड, बिग हार्ट, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक्स्ट्रा स्वीट मतलब डायबिटीज़ और इनहेरिटेड। तो इस तरह से आप इसको फ्राटेक्सिन के निमोनिक से याद रख सकते हैं। सो इस तरह से आप फ्रेडरेक्सिया को यहाँ से रिवाइज़ कर लें और यहाँ से भी रैपिड पल्स में रिवाइज़ कर लें, तो ये हमारा टॉपिक डन हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में बेसिकली क्या है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं जिनका लो बर्थ वेट होता है या फिर उनको पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया होता है या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो डेवलपिंग ब्रेन होता है, जो अभी बच्चे पैदा नहीं हुए होते, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती या उनके वाइट मैटर एबनॉर्मल होता है। तो इसको इस तरह से याद रखें कि अब वो बच्चे पैदा भी नहीं हुए और उनके ब्रेन जो कि अभी डेवलप हो रहा था उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं गई, तो क्या होगा कि इसी तरह हम इसे एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपने देखा हो कि वेट सीमेंट हो तो आप उसके अंदर कोई भी निशान डालें तो वो जब ड्राई होता है सीमेंट तो वो निशान उसके अंदर रह जाता है। इसी तरह हमारे बेबी का ब्रेन है, बेबी का ब्रेन अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ था, वो अभी वेट था। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, वेट असल में नहीं था, बस वो भी बेबी ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर कोई भी परमानेंट मार्क रख दिया, तो अब उसका ब्रेन जब प्रॉपर डेवलप हो भी जाएगा तो वो मार्क उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि बेबी ब्रेन वाज इंजर्ड क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं गई थी। तो इंजरी जो है ना वो वहाँ पर अपना मार्क छोड़ देगी। बच्चा पैदा हो चुका है लेकिन वो मार्क नहीं जाएगा कभी भी। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये इंजरी कभी प्रोग्रेस नहीं करती, जो असल में इंजरी हुई थी वही रहती है। तो बेबी का ब्रेन ऐसे ही है जैसे वेट सीमेंट है, तो हमने उसको डैमेज कर दिया बिफोर इट डेवलप्स प्रॉपरली। तो इंजरी की वजह से बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ या शॉर्टली आफ्टर बर्थ क्या होगा कि वो ब्रेन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं, अब ये हमें पता चल गया इट इज़ नॉट अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, ब्रेन डैमेज इज़ परमानेंट बट नॉट प्रोग्रेसिव। तो अब इसकी वजह से साइंस क्या आएंगे, कौन से न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। ब्रेन के जो मोटर कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली डैमेज होता है। जब मोटर कॉर्टेक्स डैमेज होता है, ये ऑलरेडी नो कि अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे। अब क्या होगा कि वो जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो जब डैमेज हो जाएंगे तो हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, बच्चे की टोन ज़्यादा हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, स्पेस्टिसिटी हो जाएगी। तो क्योंकि लॉस ऑफ इनहिबिटरी कंट्रोल है, तो पेशेंट के क्या बच्चे के फीचर्स आएंगे कि उसके मसल्स बहुत ज़्यादा स्पेस्टिक स्टिफ होंगे, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे, उसके सीजर्स लाइक गेट होगा, फ्लेक्स्ड हैंड्स होंगे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस उसकी परसिस्ट करेंगी। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वो होती हैं जो बेसिकली बच्चों के अंदर होती हैं जब वो छोटे होते हैं, तो वो जब बड़े भी होते हैं ना तो उनके बच्चों वाले सक्लिंग रिफ्लेक्स और इस तरह की जितनी भी रिफ्लेक्सेस होती हैं वो मेंटेन रहती हैं। और फिर डिलेड मोटर माइलस्टोन्स, माँ बाप नोट करेंगे कि हमारे बच्चे के माइलस्टोन्स प्रॉपर अचीव नहीं हो रहे, तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की हम फिर उनसे हिस्ट्री लेते हैं, क्या बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ था या बच्चे का बर्थ वेट कैसा था, उससे तो हमें पता चलता है कि ये बच्चे सेरेब्रल पैल्सी के हैं। तो ट्रीटमेंट हम इनका कैसे करते हैं, मसल्स का इशू है प्रॉपरली, तो हम इनको इस डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते प्रॉपर, मतलब ये नहीं हो सकता कि ये ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा बच्चे ऐसे ही रहते हैं, बस ये है कि जो प्रॉब्लम आई हुई है उसको ट्रीट कर दें। कि अगर मसल्स क्योंकि परमानेंट डैमेज हो चुका है हम उसको ठीक नहीं कर सकते, बस हम इतना कर सकते हैं कि जो मसल्स स्पैस्टिक हुए हैं, रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हुए हैं, उनके लिए हम कुछ कर दें। तो हम बैक्लोफेन देते हैं, बॉटुलिनम टॉक्सिन, मसल रिलैक्सेंट्स बेसिकली दे रहे हैं, सिलेक्टिव डोर्सल राइजोटोमी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी और ऑर्थोटोटिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा सेरेब्रल पाल्सी का जो था वो एम था। हम इसके एमसीक्यू तो ऐसा सच नहीं आए हुए लेकिन आ सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये हमने ऑलरेडी नर्व्स ऑफ द बॉडी सीरीज़ में डिस्कस कर लिया हुआ है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आपने ये नेक्स्ट नर्व से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है तो उसकी डिटेल्स में आपने नर्व्स ऑफ द बॉडी सीरीज़ को देखना है, क्योंकि नर्व्स ऑफ द बॉडी सीरीज़ में हमने सारी नर्व्स बॉडी की कवर किए हुए हैं। उसमें हमने क्रेनियल नर्व्स को बहुत डिटेल से देखा था। यहाँ पे जस्ट मैं गो थ्रू करूँगी कि कॉमन क्रेनियल नर्व्स की लीजन्स क्या हैं। ट्राइजेमिनल मोटर होती है, सेंसिटिव भी होती है, मतलब इट इज़ मिक्स्ड। लेकिन जो मोटर ट्राइजेमिनल है ना वो बेसिकली क्या करी होती है, हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की, जो हमारे मैस्टिकेशन के मसल्स हैं ना जो हमें चबाने में, च्यूइंग में हेल्प कर रहे होते हैं, उनको सप्लाई करी होती है। तो हमने ये देखना है कि
इसके एमसीक्यूज़ भी प्रॉपर्ली हमने डिस्कस कर लिए एनर्म्स ऑफ द बॉडी सीरीज़ में। तो हमने वहाँ पे भी ये देखा था कि होता क्या है कि जो नॉर्मली ट्राइडेमिनल जो हमारे मैस्टिकेशन मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो दोनों साइड्स के अगर मैस्टिकेशन मसल्स ठीक है ना, तो क्या होगा कि इक्वली वो पुल करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड की ट्राइडेमिनल नर्व इंजर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो लेफ़्ट साइड का जो मसल है ना, वो पुल कर देगा जॉ को टूवर्ड्स द वीक साइड। ठीक है, क्योंकि राइट साइड का डैमेज है, तो लेफ़्ट साइड का क्या करेगा, उसको वीक साइड पे मतलब राइट साइड पे पुल कर देगा। तो हमें क्या नज़र आएगा कि पेशेंट का जो जॉ है वो टूवर्ड्स द लियन डेविएट हुआ होगा। तो अगर आपको जॉ नज़र आ रहा है पेशेंट का कि वो डेविएट है टूवर्ड्स द लियन, तो समझें उसकी फॉर एग्जांपल अगर राइट नर्व इंजर है तो राइट साइड पे उसका जॉ जो है वो मूव हुआ होगा, क्योंकि वीक मसल जो है वो लूज़ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मसल उस जॉ को वीक साइड पे पुश कर देता है। नेक्स्ट आता है वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारे पैलेट को एलिवेट करता है। इसमें हमने बेसिकली यूवला की मोशन को देखना होता है। अगर हम पेशेंट का मुंह करते हैं, खोलवाते हैं, हम उसको कहते हैं आ करो, वो आ करता है, हमने यूवला को देखना होता है। तो ये यूवला को बेसिकली हमने देखना होता है। तो हमने पेशेंट को कहना होता है कि आप आ करो। जब पेशेंट आ करता है तो फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड का यूवला, लेफ़्ट साइड की नर्व ठीक थी, तो राइट साइड की जो नर्व थी वेगस नर्व वो ख़राब थी। तो अब क्या होता है कि लेफ़्ट साइड जो है ना वो अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो यूवला जो है वो अवे फ्रॉम द लीजन जो है ना वो डेविएट करता है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि यूवला जो है वो नॉर्मल साइड पे डेविएट करता है। जबकि अगर हम बात करें अपने यहाँ पर हाइपोग्लॉसल की, तो हमने ये बात की थी वहाँ पर कि टंग नेवर लाइज। क्या होता है, अगर जो हमारा हाइपोग्लॉसल नर्व है ना वो हमारी टंग के मसल्स को सप्लाई करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है, तो फॉर एग्जांपल राइट साइड की नर्व जो है वो डैमेज है, तो राइट जीनियोग्लॉसस जो है वो वीक होगा, तो लेफ़्ट जो है वो स्ट्रॉन्गली पुश करेगा, जिसकी वजह से टूवर्ड्स द लियन टंग डेविएट होगी। बस ये याद रखना है, टंग नेवर लाइज। टंग ने लीजन की साइड पे ही डेविएट करना है, लेकिन यूवला जो है ना वो लाई करता है, वो झूठ बोलता है, उसने हमेशा नॉर्मल साइड पे डेविएट करना है। तो ये बेसिकली जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमारी एक्सेसरी नर्व आ जाती है। एक्सेसरी नर्व जो है क्रेनियल नर्व 11 है बेसिकली, इसने हमारे स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करना होता है। तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड क्या करता है हमारे लिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है टर्न्स हेड टू अपोजिट साइड, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इधर उधर देखना है ना, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड की क्रेनियल नर्व 11 खराब है, तो राइट स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट लेफ़्ट साइड पे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि राइट स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाता है और लेफ़्ट साइड का स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड पेशेंट को राइट साइड पे मूव करवाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और ट्रेपीजियस जो है ये बेसिकली हमारे शोल्डर को श्रगिंग में हेल्प कर रहा होता है। तो अगर हमारा राइट साइड का ट्रेपीजियस वीक है, तो हमारा राइट शोल्डर ड्रूप हो जाएगा। तो हम पेशेंट की शर्ट उतार के देखेंगे उसकी शोल्डर के कंट्रोल को, कि अगर उसका राइट शोल्डर फॉर एग्जांपल ड्रॉप हुआ हुआ नीचे की तरफ, तो हमने यही सोचना है कि उसको राइट साइड की क्रेनियल नर्व 11 खराब है, उसका राइट ट्रेपीजियस खराब है। तो शोल्डर ड्रूप्स ऑन द लीजन साइड वाइल द वीक हेड टर्न्स टू अपोजिट साइड। ये इसका ईजी था। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी फेशियल नर्व लियंस की। फेशियल नर्व का भी हमने बहुत ही डिटेल से नर्व्स ऑफ द बॉडी सीरीज़ में देखा हुआ है। इसको हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। फेस के 2 फ्लोर्स हैं, अपर फेस है और लोअर फेस है। ठीक है, अपर फेस हम किसको कहते हैं, जिसमें हमारे फोरहेड और आइज़ का पोर्शन आता है। लोअर फेस जिसमें हमारा माउथ और चीक्स आते हैं। तो कौन उसको कंट्रोल करता है, जो अपर फेस है ना उसको ब्रेन की दोनों साइड से सप्लाई मिलती है। उसको राइट साइड का ब्रेन भी कंट्रोल करता है और लेफ़्ट साइड का भी कंट्रोल करता है। जबकि जो लोअर फेस है उसको सिर्फ ऑपोजिट ब्रेन की सप्लाई मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड का लोअर फेस है तो उसको लेफ़्ट साइड का ब्रेन ने कंट्रोल करना है, और अगर लेफ़्ट साइड का लोअर फेस है तो उसको राइट साइड के ब्रेन ने कंट्रोल करना है। अब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को लेफ़्ट साइड का स्ट्रोक है, लेफ़्ट साइड का मोटर कॉर्टेक्स की लीजन है, तो हमने देखा कि अपर फेस पे क्या होगा, अपर फेस को क्योंकि राइट साइड से भी सप्लाई मिल रही है तो उसको कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन लोअर फेस को क्योंकि सिर्फ एक साइड से ही सप्लाई मिल रही है, तो कॉन्ट्रालैटरल मतलब उसकी जो राइट लोअर फेस होगा वो वीक होगा। ठीक है, क्योंकि उसको लेफ़्ट साइड पे सप्लाई मिल रही थी, तो लेफ़्ट ने राइट को कंट्रोल करना था, राइट लोअर फेस को, तो कॉन्ट्रालैटरल लोअर फेशियल वीकनेस होगी, लेकिन फॉरहेड स्पेयर रहेगा। मतलब ये कि पेशेंट की फॉरहेड जो है वर्क कर रहा है, लेकिन
जो स्माइल है उसकी वो ख़राब हो गई है। नेक्स्ट आती है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन को हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमने ये देखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राइट साइड की फेशियल नर्व जो है वो ख़राब है, तो पेशेंट जो है ना उसकी सेम साइड का, क्योंकि लोअर मोटर है ना, तो अपर मोटर में तो ब्रेन का काम आ जाता था, लोअर मोटर में ब्रेन का तो कोई काम नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर राइट साइड की फेशियल नर्व ख़राब है तो राइट साइड की ही जो फेस की सारी चीज़ें होंगी वो ख़राब हो जाएंगी, राइट हाफ ऑफ द फेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अपर मोटर में डिफरेंट था। अपर मोटर में हमारा जो लीजन्स की वजह से अपर एंड लोअर फेस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में क्या होता है कि अगर राइट साइड की फेस की लीजन है तो राइट साइड की ही जो हाफ होगा फेस का उसकी वीकनेस हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या होगा कि राइट साइड का अगर उसका ख़राब है, ठीक है, ये पेशेंट की राइट साइड है ना, तो राइट साइड की क्या होगा, राइट साइड का पेशेंट ना अपना फोरहेड रिंकल कर सकेगा, ना अपनी राइट साइड की आई क्लोज कर सकेगा, ना वो राइट साइड से स्माइल कर सकेगा, ना वो राइट साइड से अपनी चीक्स ब्लो कर सकेगा, ना वो राइट साइड से जो है वो अपनी कोई भी मतलब फेशियल मसल्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है फेशियल नर्व जो होती है वो हमारी इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है उसको लिंगुअल नर्व के साथ मिल के सेंसेस लेके जा रही होती है। तो इंटीरियर 2/3 जो टंग है उसकी टेस्ट की सेंसेशंस कम हो जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि हमारा लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है उसको हमारी फेशियल नर्व सप्लाई करती है, तो लैक्रिमेशन नहीं होगी, राइट साइड की जो आई होगी वो ड्राई हो जाएगी और हाइपर एक्यूजिस होगा, मतलब राइट साइड का जो कान है उसमें पेशेंट को लाउड साउंड्स को वो डैम्पन नहीं कर पाएगा। तो इसमें यूजुअली कॉज क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स बेल्स पाल्सी में वी हैव HSP रीएक्टिवेशन। ओके, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है बेल्स पाल्सी का, तो अगर पेशेंट का आपको अपर फेस एंड लोअर फेस का डिफरेंट मिल रहा है, मतलब उसका अपर फेस नॉर्मल है लेकिन लोअर फेस ऑपोजिट साइड का खराब है, तो आपने ये सोचना है कि उसको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है फेशियल नर्व की। लेकिन अगर पेशेंट का आपको राइट हाफ या लेफ्ट हाफ फेस का खराब लग रहा है तो आपने सेम साइड की लीजन सोचना है। तो इसके लिए जो आप ट्रीटमेंट करते हैं बेल्स पाल्सी के लिए, इसके लिए यू एक्चुअली ट्रीट विथ स्टेरॉइड्स एंड एंटीवायरल्स। ओके, सेलेक्टिवली वी यूज़ द एसाइक्लोविर, ये इस तरह से इसके अलावा। और ये हमारा जो है वो डन हो गया चैप्टर। दिस इज़ अबाउट द न्यूरोलॉजी फ्रॉम फर्स्ट एड USMLE बुक एंड दैट्स इट अबाउट।